नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन में सबसे पहले बात एक ऐसे हादसे की जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के लस्पा में, जहां पर महिला रेखा देवी पहाड़ों पर काम कर रही थी। उसी दौरान उस पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। 6 दिन तक महिला का कोई पता नहीं चला। इस बीच ग्रामीणों ने महिला की खोजबीन शुरू की और इसमें सहयोग दिया भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने। 6 दिन की तलाश और करीब 50 किलोमीटर के पैदल रास्ते के बाद स्थानीय लोग और आईटीबीपी के जवान महिला तक पहुंचे और महिला को सुरक्षित निकालकर मुनस्यारी पहुंचाया गया। अठारह तारीख को समाचार मिला कि लस्पा में रेखा देवी जो है काफ़ी सीरियस उनको चोट लगा है और दाहिने घुटने पर उनका फ्रैक्चर भी हुआ है। तो मैंने साथ साथ ही जो है शासन प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिया, एडीएम को। उसके बाद कमिश्नर साहब से मैंने बात किया, तहसीलदार से, कि इमीडिएटली उनको जो है इवैक्यूएट किया जाए और हेली सेवा जो है प्रोवाइड किया जाए। और लस्पा जो है मुनस्यारी से 40 किलोमीटर है। और पौड़ी से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर एक बेहद खतरनाक हादसा हुआ है, लेकिन हैरानी और गनीमत रही कि इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सतपुली के पास रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी और कार गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन कार सवारों को कुछ नहीं हुआ। दोनों ही कार सवार को पास के अस्पताल में भिजवा दिया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। और चमोली से खबर लेते हैं। यहां पर कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर हरमनी के पास मलबा आ जाने से बार बार रास्ता जो है वो बंद हो रहा है और इसे खोलने में बीआरओ को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि मलबे की चपेट में आने से यहां काम कर रही एक मशीन भी पिंडर नदी में गिर गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और ऐसे में मलबा आने से बंद हो रहे एनएच की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और काशीपुर के पौड़ी के बुआ खाल से जोड़ने वाला एनएच 309 रामनगर के पास बंद है और यहां का धनगढ़ी नाले में जबरदस्त तूफान देखने को मिल रहा है। पानी का बहाव इतना तेज कि कुछ भी अपने साथ बहाकर ले जा सकता है। नाले के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई है। वहीं एनएच 309 मोहान के पास बंद पड़ गया है। यहाँ पनाली नाला उफान पर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों का जाम लगा हुआ है और जिससे जो रास्ते में जो लोग आने जाने वाले हैं वो फंसे हुए हैं। और देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की आज सुबह 9:30 बजे बीजापुर सेफ हाउस में एक मीटिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं। विधायक महेश नेगी समेत कई अहम मामलों पर इसमें चर्चा हो सकती है। तो बीजेपी कोर कमेटी की एक काफी अहम बैठक मानी जा रही है और इस पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज जो मीटिंग होने वाली है बीजेपी कोर ग्रुप की, उसको कितना अहम माना जा रहा है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस मीटिंग में उठाए जा सकते हैं? देखिए नीलू, वैसे बीजेपी की हर महीने या 15 दिन में एक कोर ग्रुप की बैठक हुआ करती थी, लेकिन जब से कोरोना का संक्रमण यहाँ पर बढ़ा ये बैठक लंबे समय से नहीं हुई थी। अब इस बीच कोरोना काल में पार्टी ने जो कामकाज इस दौरान किए उनसे पार्टी अपनी एक छवि चमकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान महेश नेगी का जो प्रकरण हुआ उसने पार्टी को बैकफुट पर डाला है और यही कारण रहा कि कोर ग्रुप की बैठक बुलानी पड़ी। और जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस मीटिंग में रहने वाला है उसमें माना जा रहा है कि महेश नेगी प्रकरण पर ही इसमें खास तौर पर चर्चा
चर्चा होने वाली है कि किस तरह से पार्टी का स्टैंड अब आगे हो, क्योंकि लगातार विपक्ष आई हुई है, डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है और तमाम जगहों पर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। तो इसको लेकर एक तो इस पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श होगा। इसके साथ ही कोरोना काल में पिछले 3-4 महीनों में पार्टी ने क्या कुछ काम किया, किस तरह से इसे पब्लिक के बीच ले जाया जाए, क्योंकि आपने देखा कि कल ही पार्टी ने ई बुक भी लॉन्च की कि कोरोना काल में जो जो काम हुए उसका एक डॉक्यूमेंटेशन किया गया और पार्टी की कोशिश होगी कि इसे पब्लिक के बीच ले जाया जाए, घर घर पहुंचा जाए, ताकि आगामी जो चुनाव है उसमें पार्टी को इसका पूरा फायदा मिल सके। तो इस तरह से एक रोड मैप बनने वाला है। और सुनील, अगर इस बैठक की बात की जाए जिस तरह से आप बता रहे थे, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहा है? क्या महेश नेगी भी इसमें पहुंच रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा फजीहत अगर सरकार की हो रही है तो इसी मामले को लेकर हो रही है और विपक्ष भी अब इसको लेकर मुखर है। देखिए, महेश नेगी तो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। इसमें बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो इसमें शामिल रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में होंगे और प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सांसद जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, खासकर बताया जा रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक इस बैठक में रहेंगे और इसके अलावा अजय भट्ट भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो प्रदेश बीजेपी की जो टॉप बॉडी यहाँ पर है, जो नेता है, वो इस बैठक में रहेंगे और इसमें रणनीति तय की जाएगी। खासकर जो महेश नेगी जैसा मामला है कि उसमें पार्टी का आगे स्टैंड क्या हो, किस तरह से पार्टी आगे बढ़े। महेश नेगी से भी इसमें पूछताछ हो सकती है, क्योंकि पार्टी ने अभी व्यक्तिगत तौर पर महेश नेगी से बातचीत तो की है। उसका कंक्लूजन इस बैठक में दिया जाएगा कि अब पार्टी आगे क्या रुख अख्तियार करे। चलिए सुनील, इस पर आपसे भी आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और इसी बीच अब आज देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। कोर ग्रुप की बैठक से पहले कैबिनेट विस्तार पर सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी में कोई भी फैसला सामूहिक तौर पर लिया जाता है और कैबिनेट विस्तार का फैसला भी भले ही सीएम का विशेषाधिकार हो, लेकिन ये फैसला भी सामूहिक तौर पर लिया जाएगा। नहीं, देखिए, हम जो भी निर्णय करते हैं हम सामूहिक निर्णय करते हैं। उसमें निर्णय करने का अधिकार सीएम को है, लेकिन हमारी पार्टी की एक परंपरा है कि हम सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। विषय आएगा सर? अब ये बात अभी पता चल जाएगी, आप इंतजारी करिए थोड़ा और उत्तराखंड बीजेपी ने पार्टी के 4 विधायकों को 24 अगस्त को तलब किया है। सभी को देहरादून के प्रदेश ऑफिस में बुलाया गया है। बीजेपी विधायक महेश नेगी, देशराज कर्णवाल, पूरन सिंह फर्त्याल और निष्कासित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को भी पेश होने का फरमान जारी किया गया है। बीजेपी संगठन के मुताबिक ये चारों विधायक विवादों में रहे हैं और इससे पार्टी की छवि को खासा नुकसान हुआ है। इन सभी विधायकों से बात की जाएगी और कार्यकर्ताओं से मिल रहे फीडबैक को लेकर भी बातचीत होगी। असल में विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया और सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस पर बेहद गंभीर है। वहीं विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने टनकपुर जौल जीबी रोड के टेंडर पर सवाल उठाए थे। वहीं देशराज कर्णवाल लगातार अपने बयानों से विवाद में रहे हैं। कोई न कोई बात पर चर्चा में रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद 24 तारीख को उनको बुलाया है ताकि उनसे बातचीत की जा सके और वस्तुस्थिति से हम ठीक से अवगत हो सके और वो भी अपनी बात को पार्टी के लेवल पर रख सके, इसके लिए कर दूं। और वहीं बीजेपी से निष्कासित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पर बीजेपी बड़ा फैसला ले सकती है और उन्हें पार्टी में वापस लिया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि विधायक चैंपियन कई बार सफाई दे चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि वो पार्टी में वापसी चाहते हैं, इसलिए 24 अगस्त को चैंपियन की बीजेपी में वापसी हो सकती है। अब वो कई बार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी बात में गौर किया जाए, हम पर बातचीत की जाए, तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि उनसे एक बार बातचीत की जाए। बातचीत से पार्टी संतुष्ट होगी तो कोई विचार करेगी। देहरादून सचिवालय में शनिवार को कोरोना को लेकर बड़ी बैठक हुई। सीएम त्रिवेंद्र रावत भी बैठक में शामिल हुए और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब कोरोना के जांच प्रतिदिन 5000 तक पहुंच गई है और इसे 10,000 तक लेकर जाना है। सीएम ने कहा कि सभी डीएम को टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी डीएम को कहा गया है कि जरूरत पड़े तो प्राइवेट लैब में भी टेस्ट कराए जाए। पैसे खर्च करने से ना डरे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग होम आइसोलेशन का नियम तोड़ेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी।
1000 क्रॉस कर गए हम लोग डेली टेस्टिंग, और हमने ये कहा कि इसको और बढ़ाइए। जो प्राइवेट लैब हैं, अभी हमारे जो जिलाधिकारी हैं थोड़ा पैसा खर्च करने में संकोच कर रहे हैं, हमने कहा इसमें संकोच मत करिए, और ये टेस्टिंग हमको 10,000 तक ले जानी है। 10,000 तक टेस्टिंग प्रतिदिन हो जाए। और बीजेपी विधायक महेश नेगी के मामले में दून पुलिस का एक बार फिर आरोपी महिला के पति से संपर्क कर रही है और महिला के पति को बयान के लिए देहरादून बुला रही है। पुलिस ने पूरी सुरक्षा की बात कही है। इससे पहले महिला के पति ने शामली से देहरादून आने से इनकार कर दिया था और अपनी जान को खतरा बताया था। ऐसे में पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी महिला के पति और मां के बयान दर्ज कराए जाएंगे। इससे पहले पुलिस विधायक महेश नेगी और महिला के बयान दर्ज कर चुकी है। जितने लोग हैं जुड़े हुए, लगभग सबसे एक बार बातचीत हो चुकी है विवेचना में, और दोबारा जो है बातचीत करनी है। इसमें इसके पति से बातचीत नहीं हुई है तो उन्हें बुलाने के लिए सबीना प्रेषित कर दिया। और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला को बाल आयोग ने नोटिस जारी किया है। बाल आयोग ने महिला के अपनी बच्ची के डीएनए टेस्ट कराने पर सवाल उठाए हैं और कोर्ट के आदेश के बिना ही डीएनए टेस्ट कराने को लेकर नोटिस जारी किया है। बाल आयोग ने अब उस लैब की जांच के भी आदेश दिए हैं जहां से महिला ने अपनी बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया था। साथ ही बाल आयोग ने देहरादून एसएसपी को भी जांच के बाद 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। और देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महेश नेगी मामले में सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस ने महेश नेगी को डीएनए जांच की मांग की है। दाराहाट कांग्रेस नेता मदन बिष्ट ने कहा, यदि कोई हमसे मदद मांगेगा तो हम मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो मांग पे तो रहना चाहिए ना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि उनकी वाइफ की तकरीर पे तो आपने एफआईआर कर दी, और जो लड़की ने इतने संगीन आरोप लगाए हैं उसमें अभी तक आपने एफआईआर, अभी तो जांच ही चल रही है। अभी 141 के बयान हो रहे हैं। आज देखते हैं बयान होते हैं या नहीं होते हैं। जब लड़की कह रही है कि मेरी एफआईआर लिख के मुझे डीएनए जांच के लिए कहे, तो सरकार को डीएनए जांच के लिए तैयार रहना चाहिए। और बीजेपी विधायक महेश नेगी को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत का भी बयान आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनए टेस्ट सरकार के हाथ में नहीं है, ये कोर्ट तय करेगी, और जब खुद महेश नेगी डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं तो हमें जांच का इंतजार करना होगा। सरकार के हाथ में नहीं होता है। डीएनए एक कानूनी प्रक्रिया है और वो कानूनी प्रक्रिया से ही उसको पूरा किया जा सकता है। महेश नेगी ने स्वयं कहा कि मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो मैं समझता हूँ वो तैयार हैं। तो जब एक प्रक्रिया पुलिस के अधीन चल रही है, अब कोर्ट में जाएगी, तो कोर्ट उसमें डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। और काशीपुर में एक ट्रांसपोर्टर ने वन विभाग के कर्मचारी पर 33,000 रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इस पूरे प्रकरण में ट्रांसपोर्टर ने डीएफओ से लिखित शिकायत की है। मामला शुक्रवार रात का है, जब एक डंपर केला मोड़ से स्टोन क्रशर से रेत लेकर जसपुर की ओर चला। जब ये डंपर गौशाला के पास पहुंचा तो वन विभाग के 2 कर्मचारियों ने एक प्राइवेट व्यक्ति के साथ मिलकर इसे रोक लिया। इससे पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने 15,000 रुपए मांगे। ट्रांसपोर्टर ने मौके पर पहुंचकर उन्हें 15,000 रुपए दे दिए, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि रेंजर साहब 18,000 की मांग कर रहे हैं। तब ट्रांसपोर्टर ने रात के समय में उनका वीडियो बना लिया। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक उसने 18,000 का भुगतान भी कर दिया। अब ट्रांसपोर्टर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर रामनगर में डीएफओ से मिला और लिखित शिकायत भी दी, जिसमें डीएफओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो बोले भाई खर्चा देना पड़ेगा इसका। मैंने साहब अंडर लोड गाड़ी है, अभी कांटा हुआ है, कांटा करवा लो, कांटे पे खड़ी है। उनके द्वारा एक वीडियो भी इसके भेजा गया है, तो इस कंप्लेन में वीडियो को चेक कराया जाएगा और चेक कराया जाएगा कि वाकई में क्या घटना है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और उत्तरकाशी में 19-20 अगस्त को फटे बादल से बड़ियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। बारिश के तांडव के कारण पावर प्रोजेक्ट में उत्पादन ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि पावर हाउस में पानी और मलबा घुसने की वजह से 2 इलेक्ट्रिक जनरेटर, परियोजना की टरबाइन समेत कई मशीनों को नुकसान पहुंचा है, जिसे रिपेयर करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। आपको बता दें कि बड़ियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। वहीं इस इलाके में बादल फटने के बाद स्थानीय लोग अब दहशत में हैं। सोतरी कुरियान में बादल फटने की वजह से बड़ियार नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से कि हमारे बड़ियार पावर हाउस के अंदर, जो कि 5 मेगावाट का है, उसके अंदर पानी घुस गया था और हमारी सारी मशीनें पानी में सबमर्ज हो गई हैं। पानी निकालने का काम किया जा रहा है। उसके बाद ड्रेनेज के बाद पता चलेगा कि मशीनों को कितना नुकसान हुआ है और उसके हिसाब से उसका मेंटेनेंस किया जाएगा। इस वजह से कुछ दिनों तक विद्युत उत्पादन हमारे पावर हाउस में ठप रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड के 4 धाम ट्रेन से अब जुड़ेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर ट्वीट किया है। 327 किलोमीटर की रेल लाइन से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जोड़े जाएंगे, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी अब उठने शुरू हो गई है। इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि रेल लाइन की शुरुआत यूपीए शासन में हुई थी, ना कि किसी और के शासन में, और 4 धाम की रोड अब बन रही है, लेकिन काम की हालत ऐसी कि पहाड़ों के अंधाधुंध कटान से सड़कें बंद हैं और मलबा नदियों में डाला जा रहा है, जिससे विकास की संभावना कम और आपदा का खतरा ज्यादा हो गया है। चारों धामों को रेल से जोड़ने का जो बात की उन्होंने, अच्छी बात है, सपने दिखाने वाली बात है, अच्छी बात है। पहले सपने ही दिखाए जाते हैं, लेकिन यथार्थ में वो कब आएगा वो अलग बात है। अगर मैं यथार्थ की बात करूं तो ये जो 4 धामों के लिए जो सड़क परियोजना है, इसका नाम पहले क्या बताया इन्होंने? ऑल वेदर रोड। वो ऑल वेदर रोड के नाम को बदल करके 4 धाम परियोजना कर दिया गया। काम तो दूर की बात, वो नाम भी नहीं रहा। जो पहले नाम दिया वो नाम भी इन्होंने नहीं रखा। क्या कारण था? सपने दिखाए बड़े बड़े। वही एनवायरमेंट एक्सपर्ट का कहना है कि इससे रोड कंस्ट्रक्शन से पहाड़ों को नुकसान हुआ और अब 4 धाम की नदियों की घाटियों में रेल के लिए कटान की तैयारी है, जिससे और बड़ी आपदा का खतरा है। मैठाणी का कहना है कि विकास होना चाहिए, लेकिन किसी प्लान के साथ। साइंटिफिक अप्रोच है ही नहीं, लॉन्ग टर्म आप विजन आपका है ही नहीं। आप ये नहीं, विकास होना चाहिए, कोई भी विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन आपकी साइंटिफिक इंजीनियरिंग, एडवांस इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो विजनिंग होनी चाहिए थी कंस्ट्रक्शन में, वो तो आपका दिखता ही नहीं है। तो हम अभी देख रहे हैं, इसी बरसात में देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ आपने अनसाइंटिफिक रोड कटान किया, मलबा नदियों में फेंक रहे। और 4 धाम तक रेल पहुंचने की केंद्र सरकार की योजना पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि सीमा तक रेल पहुंचे। गोयल जी, उनको मैंने धन्यवाद किया है और हमने कहा कि आपने जो कुछ भी उत्तराखंड के लिए आपने विचार किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ख्वाब है कि हमारी सीमा तक हमारी रेल पहुंचे, उसको आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए उनको बधाई दी है। निश्चित रूप से इससे हमारे राज्य में जो तमाम तरह की जो अवस्थापना सुविधाएं चाहिए वो उससे पूर्ति होगी। और आप देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। नैनीताल में होटल मालिकों द्वारा कर्मचारियों को निकाले जाने का भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया है। आंदोलन की चेतावनी दी है। खटीमा में बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अल्मोड़ा में एनएच और जिला मार्ग की खस्ता हालत को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टिहरी में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महेश नेगी की डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार पर लगाया नेगी को बचाने का आरोप। हरिद्वार में भी बीजेपी विधायक महेश नेगी मामले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पौड़ी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही प्रशासन की चिंता बढ़ी। 2000 से ज्यादा सैंपलों की जांच होगी बाकी। पौड़ी के पाबौ में एक महिला डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिली है, जिससे इससे पहले भी इसी अस्पताल में 2 डॉक्टर मिल चुके हैं कोरोना संक्रमित।
रुड़की के गंगनहर इलाके में 19-20 अगस्त को हुई चोरी के मामले में पुलिस का खुलासा, 2 चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान और नकदी बरामद। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति को स्थापित किया गया। लोगों ने गणपति से महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना की। खटीमा में गणेश चतुर्थी के मौके पर सराफा कारोबारियों ने रामलीला मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित किया। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।